हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम फिर आपके साथ जुड़े हैं रिस्पायरेशन इम्प्लांट का 4th लेक्चर लेके। तो आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इम्प्लांट में बैलेंस शीट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसका जो एटीपी का कैलकुलेशन है वो किस तरीके से करना है, कि 36 और 38 का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अच्छे से समझना है कि 36 कब होगा, 38 कब होगा, इसको बढ़िया समझना है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, ईटीएस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। आज हम क्या करेंगे कि ईटीएस का जो बैकग्राउंड होगा उसको हम कवर करने वाले हैं ईटीएस का, क्योंकि ईटीएस पढ़ने से पहले हमको उसको बैकग्राउंड के बारे में सीखना पड़ेगा। ईटीएस को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे। जैसे हम क्या किए थे, ग्लाइकोलिसिस को पढ़ने के लिए ग्लाइकोलिसिस के बैकग्राउंड को समझे थे, क्रेब्स साइकिल को पढ़ने के लिए क्रेब्स साइकिल के बैकग्राउंड को बारे में पढ़े थे। वैसे हम ईटीएस पढ़ने के लिए ईटीएस के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी उठाएंगे। वहां से जानकारी जैसे ही हमारे पास इकट्ठा होगा हम तुरंत कहाँ जाएंगे, ईटीएस के पास। देखो बच्चों, ईटीएस एक ऐसा टॉपिक है रिस्पायरेशन इम्प्लांट का। ग्लाइकोलिसिस समझ में आया, क्रेब्स साइकिल समझ में आया, लेकिन ईटीएस समझ में नहीं आया। ठीक, ऐसा होता है कि ग्लाइकोलिसिस समझ में आया, क्रेब्स साइकिल समझ में आया, लेकिन ईटीएस समझ में नहीं आया, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं करना है, ईटीएस हमको ऐसे पढ़ना है कि ईटीएस पढ़ने के लिए हमारा जो सारा जो मिसकंसेप्शन है वो सारा का सारा दूर होना चाहिए, सबका सब दूर होना चाहिए, क्योंकि ईटीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां से क्वेश्चन ईटीएस से बहुत तगड़ा आता है। एक क्वेश्चन तो हर साल ही आता, रख लो, एक क्वेश्चन ईटीएस से हर साल आता है। ईटीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ईटीएस को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी चीज की स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक तैयार करते हैं ना, बिल्डिंग ब्लॉक, आज हम उसी को तैयार करने वाले हैं। एक बात और, नीट का आपका जो एग्जाम होगा नीट 2022 का, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आपका एग्जाम कहाँ जाएगा, सितंबर में जाएगा या अक्टूबर में जाएगा। ऐसा अपने दिमाग में ऐसा कुछ मत लाइए, ठीक है, ऐसा, क्योंकि वो कंडीशन एबनॉर्मल था, वहां पे पेंडेमिक सिचुएशन था, कोरोना का पेंडेमिक सिचुएशन था, इस वजह से एग्जाम आगे शिफ्ट कर गया था। आप सोचो एग्जाम कब रखा गया था, ऑलमोस्ट जहां तक मुझे याद है कि 10 मई को रखा गया था, 10 मई को, लेकिन कोरोना का कोई केस इतना तेजी से बढ़ा कि वहां से एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उस एग्जाम को कहाँ लग दिए, सितंबर में, 12 सितंबर 12 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। लेकिन ऐसा कभी मत सोचिए कि जो एग्जाम आपका होना चाहिए मई में हो जाएगा सितंबर, ऐसा कभी नहीं होगा। एग्जाम आपका बहुत जाएगा, 2022 नीट एग्जाम बहुत जाएगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून, इससे ऊपर नहीं जाएगा अगर कंडीशन नॉर्मल रहा तो। अगर कोरोना का पेंडेमिक केस नहीं आता है, सिचुएशन ऐसा कुछ नहीं आता है, ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आपका एग्जाम बहुत जाएगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक ही जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि एनटीए का जो टारगेट होता है या तो मई होता है या तो जून होता है, इसके ऊपर वो लोग एग्जाम करना भी नहीं चाहते हैं। वो तो कंडीशन एबनॉर्मल होने की वजह से आपका एग्जाम उतना दूर चला जाता है, लेकिन एनटीए का मेन फोकस कहाँ होता है, जून में ही होता है, ठीक है, मई या जून में होता है। तो आपका 2022 का जो एग्जाम होगा वो क्या होगा, बहुत जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जून तक जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, आप लोग याद रखना। इसलिए क्या करो, अभी से तैयारी अपना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी से नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। अभी से नहीं करोगे ना आप नहीं, क्योंकि आधा समय जा चुका है, आपके पास समय कुछ बचा नहीं है। अभी से लग जाओ, बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, बढ़िया से हर चीज फोकस करो। जितना पढ़ाता हूँ सिर्फ उतना ही ध्यान दो, उन्हीं चीजों को कलेक्ट करो, और जितना कहता हूँ सिर्फ उतना करो। जैसे ये टॉपिक खत्म होता है आप तुरंत क्वेश्चन लगाएंगे। जो भी बहुत लोग होंगे क्वेश्चन कर भी रहेंगे, तो अच्छी बात है, क्वेश्चन करो, जितना क्वेश्चन करेंगे आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। एक बात और, हम जितना पढ़ाते हैं आप लोग एनसीईआरटी लेकर बैठेंगे। एनसीईआरटी लेने से क्या होगा कि सारी चीजें जो यहाँ पे मैं बताता हूँ वो चीजें एनसीईआरटी से मैच करेंगी, डेफिनेटली मैच करेंगी, वो चीजें एनसीईआरटी से डेफिनेटली मैच करेंगी। तो आपको उसी चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है, उसी चीज को अंडरलाइन करना है जो चीजें हम आपको बताएंगे। और यहाँ से जितना आपको नोट्स कर सकते हैं, अपने हाथों से नोट्स बनाइए, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो आपके जब भी एग्जाम होगा उसके पहले रिवीजन के लिए यही नोट्स ही काम आएगा, नोट्स के अलावा कुछ नहीं काम आएगा। और बताओ, और एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, टॉपिक फिनिश होने के बाद
उस टॉपिक से क्या क्या निकलता है, क्या क्या समरी निकलती है, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। मतलब इसका हम तरीका बताएंगे, किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनता है, इसका हम तरीका बताएंगे ना। तब तक लिए आराम से पढ़ाई करते रहो। स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत हो गया बातें, अब स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, ध्यान देना, स्टार्ट कैसे करेंगे। देखो हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे पहले हम क्रिप्स साइकिल के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? क्रिप्स साइकिल्स के बारे में पढ़े थे। क्रिप्स साइकिल ना, क्रिप्स साइकिल के बारे में पढ़ा था हमने। तो क्रिप्स साइकिल के बारे में, क्रिप्स साइकिल से फाइनली क्या बना था, क्रिप्स साइकिल से हमें मिला था क्या मिला था, क्रिप्स साइकिल से फाइनली क्या मिला था, यहां से 3 NADH मिला था, 3 NADH मिला था, आया एक FADH मिला था, FADH मिला था, और क्या एक JTP मिला था, JTP जिसे हम कहते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। क्या क्या, थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग हमको देंगे, बस 1 मिनट ही, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट। देखो हुआ क्या था कि क्रिप्स साइकिल में जब साइकिल एक टर्म में चली थी, जब एक टर्म में साइकिल चली थी तो क्या 3 NADH बना था, एक FADH बना था और एक JTP सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन बना था। जब ये साइकिल एक टर्म में चली थी, तब कितने टर्म में, 1 टर्म में। कब चली थी? 1 टर्म में। जब साइकिल एक बार चली थी, तो जब साइकिल एक बार चली तो क्या क्या बना, 3 NADH, एक FADH, एक JTP। JTP क्या होता है? एक ATP का ही रूप होता है, दूसरा रूप होता है, इसी को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन क्या होता है कि अगर डायरेक्ट ATP की सिंथेसिस होती है विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, उसी को कहते हैं SLP, मतलब सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। 2020 में एक क्वेश्चन आ गया था कि अगर जो क्रिप्स साइकिल होती है, अगर क्रिप्स साइकिल एक बार चलती है तो उसमें कितने SLP का फॉर्मेशन होता है, मतलब कितना सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन होता है, तो कितना होता है? 1 होता है। तो एक सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन यहाँ पे बनता है, किसमें? क्रिप्स साइकिल में। तो जब क्रिप्स साइकिल एक बार चली तो वहां से 3 NADH, एक FADH, एक JTP, और यहां से जब एक बार चलती है तो यहां से ये भी तो होता है 2 CO2 तो निकलता है, 2 CO2 एक बार चलती है साइकिल, कितना 2 CO2 निकलता है, इतना। देखो लेकिन क्रिप्स साइकिल एक बार तो चलती नहीं है, क्रिप्स साइकिल कितनी बार चलती है? 2। ये तो एक बार का काउंट है ना, ये कितनी बार का काउंट है? एक बार का। देखो हम बताए थे कि एक NADH से कितने ATP का फॉर्मेशन होता है? 3। एक NADH से कितने ATP का फॉर्मेशन होता है? 3। तो 3 × 3 कितना हो गया? 9 ATP आपको यहां से मिला। देखो 9 ATP आपको यहां से मिला, ध्यान से समझो, 9 ATP आपको यहां से मिला। फिर देखो एक FADH से कितने ATP का फॉर्मेशन होता है? तो एक FADH से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, याद रखना, एक FADH से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, एक FADH से 2। इतिहास कितना मिला? यहां से मिला 2 ATP, और एक JTP गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसके बराबर होता है? ATP के ही बराबर होता है। तो यहां से फाइनली आपको क्या मिला था? एक ATP मिल गया, एक ATP। अगर आप टोटल थोड़ा सा काउंट करो, अगर आपको गिनती आती हो तो 9, 2, 11, 1, 12, टोटल कितना ATP मिला? 12 ATP मिल गया, 12 ATP। ये 1 टर्न साइकिल से, ये कब की है? जब साइकिल एक बार चली, ये तब की है। जब क्रिप्स साइकिल एक बार चला तो कितना बना? 12 ATP। कब का है? जब साइकिल एक बार चली, क्या? जब साइकिल एक बार चली, ये तब का ATP है। कब का? जब साइकिल एक बार चली थी, ये तब का केवल 12 ATP है। लेकिन क्रिप्स साइकिल चलता कितनी बार है? क्रिप्स साइकिल चलता है 2 बार। आया? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्रिप्स साइकिल कितनी बार चलती है? 2 बार चलती है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्रिप्स साइकिल कितनी बार चलती है? 2 बार चलती है। अगर एक बार में 12 ATP बन रहा है तो 2 बार में कितना बनेगा? 24 ATP। केवल आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो यहां से क्या करो? केवल 2 से मल्टीप्लाई, तो टोटल कितना हो गया? 24 ATP। यानी कहने का मतलब है कि क्रिप्स साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कितने ATP का फॉर्मेशन होता है? तो 24 ATP का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्रेब्स साइकिल में टोटल कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? तो कितना? 24 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब पूछेगा क्रेब्स साइकिल में जब एक बार चलती है तो कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? बताया 12 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितना? 12 एटीपी का। और यही साइकिल जब दोबारा चलती है तो कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 24 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। दो तरह का क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। पहला क्वेश्चन पूछेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तब कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है क्रेब्स साइकिल में? तो 24 एटीपी। फिर पूछेगा जब क्रेब्स साइकिल एक बार चलती है तब कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? तो कितना? 12 एटीपी। 12 एटीपी एक टर्न में 12 एटीपी आया। वही डबल टर्न करो तो 24 एटीपी। ये सब डबल हो जाएंगे, यहां से ये सब डबल हो जाएगा। जब एक बार में 3 NADH, दूसरी बार में 6 NADH, ठीक है, और फिर दूसरी बार में 2 FADH2, 2 GTP और 4 CO2 आया। इतना नोट डाउन करो, फिर पाते हैं इसका पढ़ाते हैं बैलेंस शीट के बारे में। इतना नोट डाउन करो, पढ़ते हैं बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो करना चाहो करो। बैलेंस शीट के बारे में ये लेक्चर ETS देखो, ETS तो आप नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन ETS का बैकग्राउंड जरूर पढ़ेंगे। ETS का बैकग्राउंड जरूर पढ़ेंगे। ETS देखो, ETS होगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन ETS का बैकग्राउंड देखो, यहाँ से ज्यादा बचा नहीं है। कल 3-4 ETS ही थोड़ा सा बड़ा होगा, बाकी सब छोटे छोटे हैं। बाकी सब एक ही लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, तो ज्यादा यहाँ से खींचेंगे में आराम से लेंगे। देखो क्या है यहाँ पे, मानो क्या क्या पढ़ रहे हैं? बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं। बैलेंस शीट ना, बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं। तो बैलेंस शीट में देखो क्या कर रहा है। मान लो ये क्या है, मानो क्या होता है, ये क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल, ध्यान देना, क्रेब्स साइकिल है। यहां से क्या है, क्रेब्स साइकिल में जब 1 टर्न चली तब 1 टर्न, कितना टर्न? 1 टर्न। तो 1 टर्न चली बेटा, देखो यहां से 3 NADH बना। क्या बचा? 3 NADH और एक FADH बना, FADH, और यहां से एक JTP बना। क्या बना? JTP, SLP। इसे क्या कहते हैं? SLP, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। जब साइकिल एक बार चली तो इतना 3 NADH, एक FADH, एक JTP। लेकिन जब यहां से साइकिल क्या हुआ, जब यहां से 2 टर्न चला, 2 टर्न चला तो कितना? 2 टर्न, एक बार में 3 बन रहा है तो 2 बार में 6 बनेगा ना। तो क्या 6 NADH बन गया, 6 NADH कितना, और 2 FADH बन गया, 2 FADH, और 2 JTP बन गया जो SLP है, SLP जो SLP, और क्या 4 CO2 यहां से निकला होगा। यहाँ पे कितना CO2? 2 CO2, यही ना, 2 CO2। अब कैलकुलेट करने आता है, कैलकुलेट करना, एक टर्न में एक टर्न का पार्ट टोटल ये है और सेकेंड वाले टर्न का पार्ट टोटल ये है। देखो यहां से कितना, एक NADH से कितने ATP का फॉर्मेशन होता है? 3 ATP। तो 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 9 ATP, 9 ATP। एक FADH से कितने ATP का फॉर्मेशन होता है? 2, तो 2 1 × 2 कितना? 2 ATP, 2 ATP आया। एक JTP किसके बराबर होता है? 1 ATP के ही बराबर होता है। तो टोटल काउंट करना तो 11 12, ये एक बार का टर्न है, 1 टर्न, 1 टर्न कब का है? ये 1 टर्न का है ना। ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनको क्रेब्स साइकिल पूरा याद होगा, उनका रिजल्ट याद होगा, उन्हीं को पूरा समझ में आएगा। ठीक है, जो आज का लेक्चर अभी देखें, जो नए नए हैं उनसे ये आप हम आग्रह करते हैं, आप भैया जाओ कहाँ, हमारे प्रीवियस लेक्चर पे जाओ, पीछे वाले लेक्चर पे जाओ। ठीक है, वहां से पीछे वाले लेक्चर को देख के आओ, तब इसको देखना आया। ठीक है, उसको देख के आओगे तभी ये समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो ये एक टर्न का ATP है भैया, कब का? एक टर्न का ATP है। थोड़ा सोचो 2 टर्न का ATP क्या हो जाएगा? 2 टर्न का कितना? क्योंकि देखो एक बार 6 का 18 ATP, कितना? 6 के 18 ATP आया। अरे एक बार में एक NADH से कितना ATP? 3, तो 6 के 18 ATP। यहाँ से कितना? 4 ATP, 18 4 22, यहाँ से 2 JTP, 2 JTP किसके बराबर होगा? 2 ATP के, 2 ATP के। तो टोटल काउंट करना 18 4 22 24, तो 24 ATP, 24 ATP।
24 एटीपी, दोनों तरीके से बता दिए। आया, दोनों तरीके से बता दिए, इतना नोट डाउन करो, दोनों तरीके से बता दिए हैं, ठीक है, इतना नोट डाउन करो, दोनों तरीका हो गया। आया, तो यही आपको सारा रिजल्ट क्या है इसमें याद रखना है बैलेंस शीट में। तो ग्लाइकोलिसिस देखो, पहले ग्लाइकोलिसिस से बताया था, फिर क्या बताया था, लिंक रिएक्शन से बताया था, पहले ग्लाइकोलिसिस से, फिर लिंक रिएक्शन से, फिर बताया क्रेब्स साइकिल से। अब देखो, अब टोटल तीनों का इकट्ठे बता रहा हूं, ग्लाइकोलिसिस का भी, लिंक रिएक्शन का भी, और किसका, क्रेब्स साइकिल का भी, तीनों इकट्ठे बता रहा हूं, और तीनों का एटीपी ऐड करके बता रहा हूं कि कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा टोटल 36 38 का। ये सब कंक्लूजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको बताता हूं। फिर थोड़ा सा क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे में इतना पूरा याद होना चाहिए, याद क्या है, इतना पूरा याद होना चाहिए, इतना एटीपी का कैलकुलेशन। इसलिए वन टर्न का अलग कर दिया हूं, और यहाँ सेकंड टर्न का अलग कर दिया हूं। वन टर्न को अगर एक बार टर्न होगा तो बताना 12 एटीपी, अगर सेकंड राउंड टर्न होगा तो बताना 24 एटीपी। एक बार में निकलेगा 2CO2 और दूसरी बार निकलेगा 4CO2। आया, तो यही सब है, यही सब बातें अगर थोड़ा सा ध्यान देखो, थोड़ा सा अगर रियलाइज अगर चीजों को करोगे। देखो, रिस्पायरेशन ऐसा टॉपिक है, थिंकिंग वाला प्रोसेस है, थिंकिंग वाला, कितना सोच सकते हो वही क्या है, रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि एक एक स्टेप में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या निकल रहा है, सभी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो एक एक स्टेप का इसलिए हमने थोड़ा सा समय लिया है इसको बताने के लिए, नहीं तो आज हम क्या करने वाले थे, आज हम ईटीएस के बारे में ही पढ़ने वाले थे, उसके बाद हम पढ़ते बैलेंस शीट, ठीक नहीं, क्योंकि हम ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को पढ़ चुके हैं, इसलिए उनके एटीपी के बारे में जानना क्या है, बहुत जरूरी था। इसलिए हम क्या पढ़े, बैलेंस शीट के बारे में पढ़े। इतना नोट डाउन करो, फिर अब इकट्ठे बताते हैं। हो गया होगा। बस यही सब सारी बातें हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे बना, सब कुछ रिजल्ट जानना वो जरूरी है। तो ईटीएस भी इसी तरह होगा तुम्हारा, जैसे ये सब था, ईटीएस भी इसी तरह होगा ना, ईटीएस भी इसी तरह होगा। बस खाली ध्यान देखना। देखो हुआ क्या, देखो ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस है, ध्यान देना, तीनों ही बताता हूँ। ग्लाइकोलिसिस से क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस से यहां बना था 2NADH ना, 2NADH बना, और यहां पे बना 2NADH और 2ATP बना था, याद है, SLP 2ATP, याद है भैया, याद है भैया लोग, याद है, इसको कैसे बताते, बनता तो 4 ATP है, लेकिन स्टार्टिंग में 2 ATP खर्च हो जाता है, स्टार्टिंग में 2 ATP खर्च हो जाता है, तो बचता कितना है, 2 ATP। यानी ग्लाइकोलिसिस में SLP कितना होता है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन कितना होता है, केवल ओनली 2 ATP। आया, केवल 2 ATP। देखो, तो ग्लाइकोलिसिस से 2NADH बना था और 2 ATP, इसका थोड़ा कैलकुलेशन करो। अगर 2NADH बना, थोड़ा सा इसको दूर लिखे ना, अब रुक जाओ, इसको यहां पे लिखो, 2 ATP SLP, यही तो है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। तो यहां से 2NADH ना, 2NADH, एक NADH से कितना ATP, 3, तो 2NADH से कितना ATP, 6 ATP, डायरेक्ट आता हूं, 6 ATP ना, 6 ATP। अब यहां देखो, इसको प्लस ऐड कर दो, 6 ATP। देखो, 6 ATP में 2 ATP ऐड करो, 6 ATP में 2 ATP ऐड करो, तो टोटल कितना बन गया, 8 ATP, ठीक है, ये बना, टोटल कितना बना, 8 ATP बना, टोटल कितना बना, 8 ATP। कितना देखो, पहले 2 NADH से कितना बना था, 6 ATP, और 2 NADH से कितना बना, 6 ATP, और 2 ATP जो ये SLP का ATP है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन का ATP है, जो डायरेक्ट बना था, जो क्या बना था, जो डायरेक्ट बना था, इससे कितना बना, 8 ATP बना, कितना बना, 8 ATP टोटल, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना बना, टोटल 8 ATP। यहां से इसी कहते हैं, हम बोले भी थे कि एरोबिक रिस्पायरेशन में कितने ATP का फॉर्मेशन होता है, तो टोटल 8 ATP का फॉर्मेशन होता है।
होना चाहिए था 10 एटीपी, लेकिन स्टार्टिंग में 2 एटीपी खर्च हो गया था। आया तो पूछता है ग्लाइकोलिसिस में कितने एसएलपी का फॉर्मेशन होता है, तो 2 एसएलपी का फॉर्मेशन होता है, 2 सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन का फॉर्मेशन होता है। ये सब क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाएगा आपके एग्जाम में, याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। हम जो बोलते हैं बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे हम लिखा नहीं पाते हैं, वो भी क्या एक एक बातें हमारी ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बार बार आपको सजेशन दे रहा हूं कि उसको हिंदी में जैसे चाहो उसे लिख लो ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो यहां से इतना बना, कितना 8 एटीपी, ध्यान समझना इसको, यहां से कितना बना 8 एटीपी। अब देखो यहां से कितना बना, इतना बना। अब देखो ये जो ग्लाइकोलिसिस का था, क्या था, ग्लाइकोलिसिस का था। अब देखो लिंक रिएक्शन का, देखो किसका, लिंक रिएक्शन का, लिंक रिएक्शन का, लिंक रिएक्शन का थोड़ा भैया देखोगे, लिंक रिएक्शन का अगर देखोगे आप लिंक रिएक्शन का, तो लिंक रिएक्शन से क्या बना था, लिंक रिएक्शन से पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ था, स्टील कोएंजाइम में। पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ था, स्टील कोएंजाइम में, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बना था इसलिए 2 स्टील कोएंजाइम में बना। एक पायरुविक एसिड से एक स्टील कोएंजाइम, एक पायरुविक एसिड से एक स्टील कोएंजाइम। मोस्टली हुआ क्या कि 2 पायरुविक एसिड से 2 स्टील कोएंजाइम, यानी वो साइकिल जो लिंक रिएक्शन था ये भी 2 बार चला, लिंक रिएक्शन 2 बार चला। यहाँ क्या हुआ था, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 भी निकला था, है ना, CO2 भी निकला था। तो 2 CO2 भी निकल गया था और 2 NADH का फॉर्मेशन हो गया था। तो क्या, तो यहाँ भी क्या होता है, 2 NADH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक NADH से कितना एटीपी 3, तो 2 NADH से कितना एटीपी 6 एटीपी, यहाँ से कितना हो गया 6 ATP आया। तो लिंक रिएक्शन का आपका टोटल एटीपी कितना बनता है, लिंक रिएक्शन का टोटल एटीपी कितना बनता है 6 एटीपी। लिंक रिएक्शन का टोटल एटीपी कितना बनता है 6 एटीपी बनता है। लिंक रिएक्शन का टोटल एटीपी कितना बन जाता है 6 एटीपी आया। लिंक रिएक्शन का टोटल एटीपी कितना बना 6 एटीपी। ये भी स्टेप कितनी बार हुआ था, ये स्टेप 2 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था, ये स्टेप 2 बार हुआ था, इसलिए लिखे हैं 2 NADH। यानी लिंक रिएक्शन भी कितनी बार होता है 2 बार होता है आया। लिंक रिएक्शन कितना एटीपी 6 एटीपी, ये ठीक है। अब देखो अगला क्या, अगला था क्रेब्स साइकिल का, अगला क्या था क्रेब्स साइकिल का, ठीक है। अगला क्या था क्रेब्स साइकिल का, थोड़ा सा प्रॉब्लम है समझ जाओ, क्योंकि ये शूटिंग कहाँ होती है, ये स्टूडियो कहाँ होता है, यहाँ से घर से ही करते हैं, तो घर पे कई लोग आते रहते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इसको मैनेज कर, हम भी मैनेज कर रहे हैं तो आप भी मैनेज करिए, हम भी मैनेज कर रहे हैं तो आप भी मैनेज करिए, ठीक है। यार क्या करें, जब भी शूटिंग डाउन करते हैं ना कोई न कोई आ ही जाता है और उसके पहले कोई नहीं आएगा। जब भी हम वीडियो को शूट करते हैं ना तभी लोग आते हैं और उसके पहले कोई नहीं आता है, उसके पहले देखो उसके पहले कोई नहीं आता है, तो डिस्टर्बेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मैनेज करना, ठीक है। हम भी तो मैनेज ही कर रहे हैं। तो क्रेब्स साइकिल देखो हुआ क्या, क्रेब्स साइकिल, इस क्रेब्स साइकिल से देखो क्या क्या मिला। जब क्रेब्स साइकिल क्या हुआ, जब यहाँ से तो 2 टर्म लॉजिक समझना, जब साइकिल 1 टर्न चला था, 1 टर्न कितना चला था 1 टर्न चला था, 1 टर्न। एक टर्न में देखो, एक टर्न में क्या हुआ कि 3 NADH बना था, ध्यान देना 3 NADH, और क्या एक FADH बना, FADH, ठीक है, और एक JTP बना, JTP, ठीक है। 3 NADH, एक FADH, एक JTP, एक टर्न में बना, एक टर्न में बना। देखो अगर सेकंड टर्न की बात करें, सेकंड टर्न की, ध्यान सेकंड टर्न की बात करें, क्या सेकंड टर्न की बात करें तो 6 NADH, 2 FADH, ध्यान 2 FADH और 2 JTP, ठीक है। CO2 काउंट नहीं कर रहे हैं, CO2 काउंट नहीं कर रहे हैं, अभी करेंगे, CO2 काउंट नहीं कर रहे हैं केवल हमको, क्योंकि हम ATP का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम ATP का ही बैलेंस शीट देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि हम ATP का ही बैलेंस शीट देखने वाले हैं। किसका, ATP का ही बैलेंस शीट देखने वाले हैं। जब हम ATP का बैलेंस शीट देखने वाले हैं, जब हम ATP का बैलेंस शीट देखने वाले हैं तो देखो क्या है कि 1 टर्न में इतना, तो 1 टर्न की अगर बात करें, 1 टर्न में कितना, इधर से 6 ATP आ रहा समझ में, क्योंकि एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, तो 3 NADH से 6 ATP, 3 नीचे
नहीं सॉरी, यहाँ पर 9 ATP, 6 कहाँ से हो जाएगा, 9 ATP, ठीक है 9, 3 त्रिका 9, 1 NADH से 3 ATP, 3 ADH से कितना 9 ATP, हाँ 9 ATP। तो एक FADH से कितना ATP, एक FADH से 2 ATP, एक FADH से 2 ATP, तो एक FADH से कितना ATP, 2 ATP, वही है 2 ATP, 2, और एक JTP बराबर होता है 1 ATP के। इसको आप टोटल काउंट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 12 ATP, कितना मिलेगा 12 ATP। लेकिन ये साइकिल चलती कितनी बार है, क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलता है, 2 बार चलता है। जब 2 बार चलता है तो यहाँ के हिसाब की इसका जो हिसाब किताब है हम यहाँ पे देखेंगे। 6 NADH, यहाँ से कितना, एक NADH से कितना ATP, 3 ATP, तो यहाँ से हो जाएगा 18 ATP, 18 ATP। एक FADH से कितना ATP, 2 ATP, 2 FADH से कितना ATP, 4 ATP, 4 ATP आया। और 2 GTP किसके बराबर हो जाएगा, 2 ATP के ही बराबर है। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो टोटल आ जाएगा 24 ATP। बेहतर है आप यहीं से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यहाँ करने से बेहतर है कभी आप यहीं से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया, 24 ATP आ गया, 24 ATP आया। तो जब भी क्रेब्स साइकिल एक बार चलती है तो 12 ATP, जब 2 बार चलती है तो 24 ATP आया। 1 टर्न का बताया, फिर सेकंड टर्न का बताया ऑलमोस्ट, फिर इसको समराइज कर दिया कितना 24 ATP। जब क्रेब्स साइकिल जब 2 बार चलती है तो कितना ATP फॉर्मेशन होता है, कितने ATP का फॉर्मेशन होता है, 24 ATP का। अब देखो, अब थोड़ा सा टोटल को आप ऐड करने की कोशिश करिए, टोटल को ऐड करो। देखो 8 ATP 6 ATP, कितना 8 ATP 6 ATP, 8 6 14, और 14 24 को जोड़ो तो कितना आता है, 14 24, 24 प्लस 14, देखो 4 4 8 2 1 3, 30 ATP, 38 ATP। तो टोटल कितना ATP आ जाएगा, 38 ATP। टोटल ATP कितना आया, 38 ATP। 36 भी आता है, उसका कॉन्सेप्ट तब पढ़ेंगे, 36 वाला कॉन्सेप्ट तब पढ़ेंगे जब ETS पढ़ लेंगे, तब 36 वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जब ETS पढ़ लेंगे तो 36 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो टोटल कितना बना, 38 ATP। किसको किसको ऐड किए हो टोटल 8 ATP 6 ATP और 24 ATP। 8 6 14 प्लस 24 कितना हो गया, 38 ATP। इतना बना टोटल ATP कितना। तो अगर देखो ये ATP अगर पूछे कि यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, ये देखो यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में ये ATP अगर देखो अगर पूछता है प्रोकैरियोटिक में टोटल कितने ATP का फॉर्मेशन होता है, टोटल कंप्लीट मिला के क्रेब्स साइकिल वगैरह मिला के, तो वहां पे 38 ATP, क्योंकि वहां पे शटल ऑपरेट नहीं होता। देखो यूकैरियोटिक में क्या होता है, शटल ऑपरेट होता है। यहाँ पे 2 टाइप का शटल होता है, आगे बताएंगे। एक होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, दूसरा होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल। इसी शटल की वजह से यूकैरियोटिक में 36 ATP का फॉर्मेशन होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में कोई शटल ऑपरेट नहीं होता है, इसलिए वहां पे 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। लेकिन प्रोकैरियोट में यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में क्या होता है कि टोटल यूकैरियोट में 36 बनता है, प्रोकैरियोट में 38 बनता है। आगे पढ़ेंगे जब ETS पढ़ लेंगे तो 36 का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आया, टोटल समराइज कितना ATP बना, टोटल 38 ATP आया। इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। नोट करो, हो गया नोट। अब देखो इन्हीं को हम आपको सुरक्षित सफल टेबल में लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे कितना कितना क्या होगा। जल्दी से ठीक है, आप डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इसी को रट जाओ, इसी टेबल को, बस तुम्हारा काम एग्जाम में जो नीट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा। किसी एग्जाम में जाओ हो ही जाएगा ना। देखो क्या था, ग्लाइकोलिसिस था ना, ग्लाइकोलिसिस था, ग्लाइकोलिसिस से कितना 2 NADH बना था, 2 NADH। यहाँ से कितना मिला 6 ATP ना, 6 ATP, और प्लस 2 ATP किसका था, SLP का था, SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। टोटल कितना बना 8 ATP ना, 8 ATP। फिर देखो लिंक रिएक्शन से क्या हुआ था, लिंक रिएक्शन से क्या हुआ, यहाँ भी 2 NADH बना था लिंक रिएक्शन से। यहाँ भी कितना ATP, टोटल लिंक रिएक्शन से 2 × 3 कितना ATP हो गया, यहाँ पे कर लो 6 ATP
ना, लिंक रिएक्शन से भी कितना 6 ATP। फिर आओ क्रेब्स साइकिल के पास, क्रेब्स साइकिल के पास, क्रेब्स साइकिल के पास, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल कितना 3 NADH एक बार में, 3 NADH, एक FADH, एक FADH, एक GTP जो ATP के ही बराबर होती है। इससे कितना ATP 6 ATP ना, 6 ATP नहीं 9 ATP, कितना 9 ATP, बार बार से कितना लिखा रहा है 9 ATP ना, कितना ATP 9, इससे कितना 2 ATP, 2 ATP, ये कितना 1 ATP, 1 ATP, टोटल कितना 9 11 1 12 ATP। लेकिन बेटा ये साइकिल चलती कितनी बार है, ये साइकिल चलती कितनी बार है, ये साइकिल 2 बार चलती है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 24 ATP। यहाँ आप लिख लो 24 ATP डायरेक्ट, हाँ यहाँ पे लिखो 24 ATP, इसी का ही 24 ATP। आप टोटल काउंट कर दो कितना आएगा 38 ATP, 38 ATP। तो इस तरीके से तो टोटल कितना हुआ 38 ATP है ना। इसी को रट जाओ पूरा, कैसे कैसे टेबल देखो, सभी का पूरा समराइज कर दिया हूं एकदम कैसे कैसे था। ग्लाइकोलिसिस का किया, लिंक रिएक्शन का किया और क्रेब्स साइकिल किया, सभी का समराइज अच्छे से कर दिया हूं। इसको रट जाओ क्योंकि यही एग्जाम में आपके आने वाला क्वेश्चन। और ठीक है, इसको देखो जो बोर्ड वाले एग्जाम है इसको आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज आपका जो भी होगा, लैंग्वेज आप खुद यूज कर सकते हो, ज़्यादा इंग्लिश हमको आती नहीं है लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरह से आपको ATP को वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बैलेंस शीट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बैलेंस शीट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। इतना ऐसा नहीं है, बैलेंस शीट के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। इतना नोट डाउन करो, इतना नोट डाउन कर लो। तो उम्मीद करता हूं बैलेंस शीट आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं बैलेंस शीट आपको एक एक पॉइंट ठीक है एक सब कुछ समझ में आया होगा। बैलेंस शीट के बारे में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बैलेंस शीट के बारे में इसमें तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, इसको हम क्या आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए एक एक चीज को अच्छे से पढ़ रहे हैं। देखो अब पढ़ते हैं फेट ऑफ अदर सब्सटेंस। क्या फेट ऑफ पढ़ते हैं, देखो इसको देख लो, छोटा सा है, फेट ऑफ अदर सब्सटेंस, फेट ऑफ अदर सब्सटेंस, फेट ऑफ अदर सब्सटेंस। देखो क्या पढ़ना है, फेट ऑफ अदर सब्सटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फेट ऑफ अदर सब्सटेंस। देखो क्या हो सकता है कि मान लो कोई अदर सब्सटेंस हो सकता है, ग्लूकोज के अलावा कुछ और हो सकता है, जो क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस में हम यूज करना चाहते हैं वो भी तो सकता है। फेट ऑफ अदर सब्सटेंस वही होता है, यानी ग्लूकोज के अलावा कुछ और ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जो क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस क्रिएट कर सकते हैं, चलवा सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं कि क्रेब्स जो ग्लूकोज के अलावा कुछ और हो सकते हैं, जैसे मान लो गैलेक्टोज यूज कर सकते हो, ठीक है, फैट यूज कर सकते हो, प्रोटीन यूज कर सकते हो, नहीं फैटी एसिड यूज कर सकते हो, यहाँ पे ग्लिसरॉल यूज कर सकते हो साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। देखो किसकी किसकी एंट्री कहाँ कहाँ से होती है इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का टेबल ही बता रहे हैं, एनसीईआरटी का टेबल ही बता रहे हैं ना एनसीईआरटी का टेबल। देखो होता क्या है, अगर थोड़ा सा सोचो, देखो हुआ क्या ना यहाँ से क्या होता है, ग्लूकोज, ये क्या था आपका ग्लूकोज था, ग्लूकोज जो 6 कार्बन का था, ये टूट गया था किसमें याद है, डाई ऐप में और किस में टूट गया था, PGAL में टूट गया था। यहां से कहा टूट गया था, यहां से टूटा था 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूट गया था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड टूट गया था 2 एसिटिल को एंजाइम में टूट गया था। कहाँ, एसिटिल को एंजाइम में। पायरुविक एसिड किस में टूट गया था, 2 एसिटिल को एंजाइम में। तो इस मतलब ऐसा आपका क्या था, ऐसा ठीक है, पूरा प्रोसेस था जो हम शॉर्ट तरीके से लिखे, पूरा प्रोसेस था जो हम शॉर्ट तरीके से लिखे थे। आया, देखो हुआ क्या, देखो हुआ क्या, यहाँ पे क्या होता है, फैट होता है, क्या होता है, फैट। अब देखो अब फैट की एंट्री कहाँ से होगी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आ चुका है एग्जाम में, ये भी एग्जाम में आ चुका है, फैट ऑफ अदर, हाँ लिखा जा रहा है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। अब फैट की एंट्री कैसे होगी, मतलब फैट की एंट्री कराना चाहते हैं हम, अदर सब्सटेंस यूज किए, ग्लूकोज हमारे पास मीडियम में है नहीं, तब क्या देखो फैट किस में टूट जाता है, फैट टूट जाता है फैटी
फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, किसमें टूट जाता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो फैट किसमें टूट गया? फैटी एसिड प्लस किसमें टूट गया? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो फैट किसमें टूटा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। देखो होता क्या है, जो फैटी एसिड होता है, क्या जो फैटी एसिड होता है, ये फैटी एसिड कहाँ जाता है? एसिटिल कोएंजाइम के पास जाता है। कहाँ जाता है? एसिटिल कोएंजाइम के पास जाता है। जो फैटी एसिड होता है इसका क्या होता है? फैटी एसिड का इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन। ये सब इसको बता भी चुका हूं। बीटा ऑक्सीडेशन होता है, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। कहाँ जाता है? एसिटिल कोएंजाइम के पास। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ जाता है? एसिटिल कोएंजाइम के पास। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ जाता है? एसिटिल कोएंजाइम के साथ। अब देखो जो ग्लिसरॉल होता है, ये ग्लिसरॉल चला जाता है डाईएप के पास। कहाँ आता है? डाईएप। या कहाँ जाएगा? पीजीएल के पास। दो तो इसके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल रिएक्शन है। डाईएप पीजीएल क्या है? इंटर कन्वर्टेबल रिएक्शन है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट फास्फोग्लिसरॉल इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं ना, एक दूसरे में चेंज, या तो यहां जाए या तो यहां जाए। इसके पास दोनों ऑप्शन है, या तो डाईएप में जा सकता है या तो पीजीएल में जा सकता है। आया? तो इतना समझ में। अब याद देखो, देखो यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन मान लो, क्या प्रोटीन, यहाँ पे क्या हो? प्रोटीन है, यहाँ पे क्या? प्रोटीन। प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? अमीनो एसिड। यही होता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड के पास दो ऑप्शन है, अमीनो एसिड के पास दो ऑप्शन है। क्या? अमीनो एसिड के पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे क्या? यहाँ पे क्रेब्स साइकिल भी होता है। क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल नोट नहीं किया, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल भी होता है। देखें क्रेब्स साइकिल, देखो अच्छा एक मिनट, क्रेब्स साइकिल यहाँ नोट कर लो, क्रेब्स साइकिल यहाँ कंटिन्यू कर लो, बेटर है। देखो क्रेब्स साइकिल यहीं लिखूंगा, क्रेब्स साइकिल यहीं लिखूंगा, लेकिन क्रेब्स साइकिल यहीं पे है, लेकिन लिखूंगा यहाँ, क्रेब्स साइकिल यहीं पे है, लिखूंगा यहाँ ताकि दिखाई दे। तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल बना लो, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ध्यान समझो, प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? अमीनो एसिड या पॉलीमर। प्रोटीन का पॉलीमर क्या? अमीनो एसिड है। क्या है? अमीनो एसिड है। क्या है? ध्यान से तो देखो, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन किससे है? प्रोटीन का देखो अमीनो एसिड, इसका मोनोमर या पॉलीमर जो भी है अमीनो एसिड है। ठीक है, अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड के जाने की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ है? या अमीनो एसिड कहाँ है? या तो पायरुविक एसिड के पास आ सकता है। कहाँ आ सकता है? ये एनसीईआरटी में साफ लिखा है, ध्यान देना। या तो पायरुविक एसिड के पास जाएगा, या तो कहाँ चला जाएगा? क्रेब्स साइकिल के पास चला जाएगा। कहाँ जाएगा? या तो पायरुविक एसिड के पास चला आता है, या तो पायरुविक एसिड के पास चला जाता है, या तो कहाँ चला जाता है? क्रेब्स साइकिल के पास में। ठीक है, कहाँ चला जाता है? क्रेब्स साइकिल के पास में। या तो कहाँ चला जाएगा? या तो पायरुविक एसिड के पास, या तो पायरुविक अमीनो एसिड कहाँ जाएगा? अमीनो एसिड कहाँ जाएगा? या तो पायरुविक एसिड के पास आएगा, या तो कहाँ चला जाएगा? क्रेब्स साइकिल के पास चला जाएगा। बस इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना हो पाएगा। सोचा था कि ईटीएस का बैकग्राउंड भी कवर करेंगे। ईटीएस को हम 2 लेक्चर में फाइनेंस करेंगे। ईटीएस को हम 2 लेक्चर में फाइनेंस करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं 2 लेक्चर में, क्योंकि ईटीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जब अच्छे से हर चीज पढ़ रहे हैं तो उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में, ठीक है, ईटीएस पढ़ेंगे, इसको अच्छे से देख लो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ईटीएस में। ठीक है, छोटा छोटा लेक्चर होगा, पर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ध्यान देना। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बात, और गाइस जितना हो सकता है हमारे लेक्चर को शेयर करो बढ़िया से, क्योंकि हम सारी चीजों को एनालाइज करके अच्छे से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी छूटेगा नहीं, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी का एक पॉइंट डिस्कस होगा। ठीक है, और ईटीएस का देखना एक अच्छा सा ट्रिक बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें, उसमें ट्रिकी लेक्चर होगा, कैसे उसका कॉम्प्लेक्स याद करते हैं, कैसे प्रोटीन याद करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कैसे क्या होता है, कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वहां पे सारी चीजें वहां पे इकट्ठे पढ़ेंगे बढ़िया से। तो यहां तक पूरा कंप्लीट आपका, यहां तक रिवाइज करते रहो, बढ़िया से अच्छे से पढ़ते रहो, और जितना हो सकता है हमारे लेक्चर को शेयर करो। और यहाँ से इतना पढ़ने के बाद जितना क्वेश्चन बनता है उतना क्वेश्चन बनाइए। ऑलमोस्ट तो हम एंडिंग में पहुंच ही गए हैं कि ईटीएस पढ़ना, उसके बाद सब छोटे छोटे टॉपिक है, एक ही लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और क्या आरक्यू वैल्यू हम एक ही लेक्चर में फिनिश कर देंगे। आया? आपका कुछ बचेगा नहीं, कुछ छूटेगा नहीं।
यहाँ से ETS पढ़ने के बाद तो केमिस्ट्री भी जल्दी ही स्टार्ट होगी, ध्यान देना। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो बढ़िया से, और थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर दिस वीडियो, ठीक है, अच्छे से। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।